हेलो स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल। मैं पुखराज वैष्णव यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद पुखराज वैष्णव से स्टूडेंट्स आज क्लास 12 चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं उनका नाम है एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज एंड एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3 के कंटेंट कंप्लीट हो चुके हैं। फोर्थ का सेशन 1 भी ले चुका हूं। आज जो ले रहे हैं वो फोर्थ चैप्टर का सेशन 2 है। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सके। तो स्टार्ट करते हैं टुडेज टॉपिक एसटीडीज एंड एआरटी। एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस? द मीनिंग ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इज these are diseases spread by sexual intercourse with infected person. They are also called venereal disease and RTI. They are also called venereal disease and RTI. तो ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, इसलिए आप ध्यान रखें। एसटीडी का दूसरा नाम क्या है? वीडी भी है, वेनेरल डिजीज भी है और आरटीआई भी है। तो वीडी और आरटीआई से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो इट इज सेम थिंग, इट इज एचटी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इट कॉजेज ड्यू टू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। द कॉमन एसटीडीज, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। कॉमन एसटीडीज के अंदर क्या क्या है? गोनोरिया है, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, जेराइटल हार्पिस, जेराइटल वार्ड, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। ये जनरल एसटीडीज के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट ले रहे हैं प्रॉब्लम्स। क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती है एसटीडीज के रेफरेंस में? इन्फेक्टेड पर्सन डू नॉट सीक मेडिकल हेल्प फॉर द फॉलोइंग रीजन। अगर किसी पर्सन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो वो क्या प्रॉब्लम फेस करता है? वो डॉक्टर से डिस्कस नहीं कर सकता ड्यू टू सोशल स्टिग्मा। इस तरीके की प्रॉब्लम्स है जैसे एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में पता ही नहीं चलता है डिजीज है या नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। सोशल स्टिग्मा अटैच टू द एसटीडी। सोशल स्टिग्मा एक सोसाइटी का जो डर रहता है, एक आपस में बताई बात, इस तरह की बात को डिस्कस नहीं किया जाता है, तो सोशल स्टिग्मा एक प्रॉब्लम है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो है एआरटी, वो किस तरीके से इसको यूज करते हैं वो अवेयरनेस नहीं है। रे ऑफ होप द चाइल्डलेस कपल। तो चाइल्डलेस कपल, रे ऑफ होप फॉर द चाइल्डलेस कपल, किस तरीके से जो है चाइल्ड की केयर की जाती है, उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किस तरीके से केयर करेंगे। तो काफी मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस हम मेन कह सकते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द पीपल, प्रॉब्लम ऑफ सोशल स्टिग्मा, ये सारी प्रॉब्लम एसटीडी के साथ में जुड़ी हुई रहती है। सिम्टम्स क्या क्या है एसटीडीज के? सिम्टम्स में पहले जो सिम्टम्स लिए जाते हैं, ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन जेराइटल रीजन, ये सिम्टम्स है एसटीडीज के। अफेक्ट पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ एंड इनफर्टिलिटी, ये अफेक्ट होते हैं एसटीडी। अगर किसी के एसटीडीज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज काफी समय तक है तो और वो डॉक्टर से भी नहीं बता पा रहा है, सोशल स्टिग्मा से डर रहा है, अवेयर नहीं है उसके बारे में, तो ये एक हाई लेवल पर जाकर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इट causes it a severe effect like the pelvic inflammatory disease PID, abortion, stillbirth, infertility, even cancer in reproductive tract. प्रिवेंशन कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? सेक्सुअल हाइजीन, अवॉइडिंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ डिस्कवर्ड केस, यूज ऑफ कॉन्डम ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन पार्टनर। तो इस तरीके से
इस तरीके से इस डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जैसा आपको क्लियर है कि पेल्विक रीजन जो होता है वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ज्यादा जो एसटीज के अफेक्ट से उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं डिजीजेस के और उनके पॉजिटिव एजेंट हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सिफिलिस किससे होता है, तो ट्रिपोनिमा पैलेडियम, ये नीट पे भी क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। गोनोरिया किससे होता है, नेजेरिया गोनोरिया ही से होता है। क्लेमाइडियसिस किससे होती है, क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस से होता है। ट्राइकोमोनियसिस किससे हो रहा है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस से होता है। एड्स, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस वायरस से हो रहा है। जेनेटिक हर्पीस जो है वो हर्पीस सिम्प्लेक्स और हर्पीस पैपिलोमा वायरस से फैलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ द एसटीडीज एंड द पॉजिटिव एजेंट्स। नेक्स्ट वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हम वायरल एसटीडीज ले लेते हैं, द एसटीडीज विच स्प्रेड ड्यू टू द वायरस। फर्स्ट जेनेटल हर्पीस। जेनेटल हर्पीस का पॉजिटिव एजेंट क्या है, हर्पीस सिम्प्लेक्स है। सिम्टम्स क्या होते हैं, जेनेटल सूट, फीवर होता है, इसके अंदर फीटस में अफेक्ट होता है कि स्टिल बर्थ, ब्रेन डैमेज और पर्सन में सर्वाइकल कैंसर कॉज हो सकता है। जेनेटल वार्ट जो है वो भी वायरल एसटीडीज है, इसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से फैलता है। वार्ट और जेनेटल सिम्टम्स से अफेक्ट फीटस में इतना खास नहीं लगी, ये सर्वाइकल कैंसर जो है वो ह्यूमन में फैलाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस से कॉज करता है। फैटिक, फीवर, जॉन्डिस, एब्डोमिनल पेन होता है, ये सिम्टम्स है। फीटस में अफेक्ट जो क्या हो रहा है, लो बर्थ वेट होता है और ह्यूमन के अंदर, एडल्ट के अंदर लीवर क्राइसिस एंड लीवर कैंसर कॉज करता है। एड्स एचआईवी से फैलता है, ये आपको पता है, जनरल अवेयरनेस के अंदर बताया जाता है आपको ये। फीवर प्रॉन टू इन्फेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये सिम्टम्स है। एड्स अफेक्टेड होता है अगर फीटस भी है तो, और पर्सन है तो उसके अंदर डिमेंशिया होगा, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो इसलिए वायरल एसटीडीज के कुछ एग्जांपल्स थे, उनके पॉजिटिव एजेंट्स थे, उनके सिम्टम्स थे। बैक्टीरियल एसटीडीज, द एसटीडी कॉजेज ड्यू टू द बैक्टीरिया, स्प्रेड ड्यू टू द बैक्टीरिया। इसके अंदर 3 एग्जांपल है, सिफिलिस, गोनोरिया एंड क्लेमाइडियोसिस। इनके पॉजिटिव एजेंट देखेंगे आप, ट्रिपोनिमा, नेजेरिया एंड क्लेमाइडिया, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पॉजिटिव एजेंट के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यू नीट लेवल पे भी पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर याद करें। सिम्टम देखिए, सिफिलिस के अंदर इनिशियली सोर एंड जेनेटल माउथ एंड रैशेस होता है। गोनोरिया में पेनफुल यूरिनेशन होता है और क्लेमाइडिया में पेनफुल यूरिनेशन, इंटरकोर्स म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस एंड वेजाइना, ये होता है। अफेक्ट आप देख ही रहे हैं, सिफिलिस का अफेक्ट जो फीटस में प्रीमेच्योर बर्थ, मिसकैरेज, स्टिल बर्थ, प्रीमेच्योर बर्थ, ये प्रीमेच्योर बर्थ की प्रॉब्लम रहती है। और सिफिलिस के अंदर जिस पर्सन को एचडी हुआ है उसकी डेथ तक हो सकती है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी पीआईडी, गोनोरिया पीआईडी में कन्वर्ट हो सकता है। क्लेमाइडियोसिस भी पीआईडी में कन्वर्ट होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो ये भी काफी बार पूछा जाता है कि कौन कौन सी डिजीज जो है वो पीआईडी में कन्वर्ट हो सकती है। तो मोस्टली सारे एसटीडी हो सकते हैं, लेकिन गोनोरिया और क्लेमाइडियोसिस ज्यादा चांसेस होते हैं। प्रोटोजोन्स एसटीडी लेते हैं, द एसटीडी विच इज स्प्रेड एंड कॉजेज ड्यू टू द प्रोटोजोन्स इज ट्राइकोमोनियोसिस एंड द पॉजिटिव एजेंट इज ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। सिम्टम्स इन्फ्लेमेशन, ईचिंग, वेजाइनल व्हाइट डिस्चार्ज। फीटस में नॉट नॉन किसी तरह का सिम्टम नहीं है, लेकिन एडल्ट में वेल्वेल इरिथेमा, बर्निंग और डिस्यूरिया, ये सिम्टम्स है। फंगल एसटीडी के अंदर कैंडिडियासिस ले सकते हैं, जिसका पॉजिटिव एजेंट जो है कैंडिडा एल्बिकन्स है। वेजाइनल कॉन्टामिनेशन होता है, फीटस में कोई सिम्टम्स नॉन नहीं है, लेकिन वेल्वेल इरिथेमा एंड बर्निंग, इचिंग जो रहता है वो फंगल का मेन सिम्टम्स रहता है एडल्ट के अंदर। तो इस तरीके से देखेंगे हम बैक्टीरियल एसटीडी डिस्कस की, वायरल एसटीडी, देन प्रोटोजोन, देन फंगल एसटीडी, अलग अलग क्वेश्चंस में आते हैं, आप याद रखिए इन चीजों को। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जब एसटीडीज काफी टाइम तक रहती है, डॉक्टर से डिस्कस नहीं किया जाता है, तो ये अल्टीमेटली पीआईडी में कन्वर्ट हो जाती है। इन्फेक्शन ऑफ अ वुमेन रीजनरेटिव ऑर्गन, इन्फेक्शन स्प्रेड अपवर्ड फ्रॉम द सर्विक्स टू यूट्रस। इन्फेक्शन जो है वो सर्विक्स से यूट्रस तक पहुंचता है, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, ओवेरी तक पहुंचता है, एनकम्पोजिंग स्ट्रक्चर तक पहुंचता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो इन्फ्लेमेशन है यहाँ पे, ये इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। अंदर की तरफ का मतलब होता है यूट्रस की तरफ जा रहा है। तो डिजीज पर्सन में ये प्रॉब्लम होती है, तो उस वो कंप्लीटली इन्फेक्टेड रीजन हो जाता है, पेल्विक वाला रीजन, जिसलिए इसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं।
इसके सिम्टम्स क्या है? ऑन द चांस दैट वुमेन हैज पीआईडी, सी मे हैव एनी ऑफ दीज इंफेक्शन: एब्डोमिनल एगोनी, पर्टिकुलरली बिंग डाउन स्टोमक torment or delicacy, back pain, abdominal uterine dying, unusual and substantial vaginal discharge, painful urination, painful sex, symptoms not identified with the female conceptive organs, incorporate fever, quiescence and regurgitating PID manifestations might be more terrible toward the end of menstrual period. menstrual period में और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है ये, इनिशियल फ्यू डे में और भी प्रॉब्लम रहती है menstrual के अंदर. तो दिस इज पीआईडी का अंदर ये सिम्टम्स रहते हैं जो कि सीवियर इन्फेक्शन है एसटीडी का. एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी एक तरह का क्वेश्चन काफी बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में, व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? इज अ टाइप ऑफ प्रेगनेंसी दैट क्रिएट आउटसाइड वुमेन यूट्रस वॉर्म. इट मींस वुमेन के यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होके वो कहीं और ज्यादा प्रेगनेंसी हो रही है. व्हेन द ट्रीटेड एग फ्रॉम ओवरी डज नॉट इम्बेड इटसेल्फ रेगुलरली इन द यूट्रस एंड grow elsewhere in the mid region such as originated in stain can't into the embryo. It means when embryo unable to implant in the uterus, in place of uterus it implant any other region, then it called ectopic pregnancy. Common ectopic pregnancy कहाँ इम्प्लांट हो सकता है? फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो गया, ओके, और वो आउटसाइड द यूट्रस में इम्प्लांट हो गया, तो इस तरीके की सारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आएगा. कॉम्प्लिकेशन पता ही है कि वहां पे इम्प्लांट होगा तो किस तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा कंप्लीटली, उसका एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट नहीं होगा. कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज इंट्रास्टोमक ड्रेन, सीरियस डाइंग, यानी कि अगर वो बाहर की तरफ इम्प्लांट हो रहा तो वो इंट्रास्टोमक डाइंग हो जाएगा. ट्यूब्यूल प्रेगनेंसी, द रिजल्ट ऑफ द ओरिजिनेटिंग कीप ऑन डेवलपिंग इन द फेलोपियन ट्यूब ग्रो एंड इनवेंटली बस्ट. ट्यूब टूट सकती है, ब्लास्ट हो सकती है. दिस कैन बी एक्सट्रीमली रिस्की इन लाइट ऑफ द फैक्ट दैट द सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ रूट कीप रनिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ ईच फेलोपियन ट्यूब इन द इवन दैट द condyle crack you can drain seriously. Ectopic pregnancy generally found in the initial 5 to 10 week of the pregnancy, है ना. प्रेगनेंसी के 5 to 10 वीक्स में ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी फाइंड होती है और बाद में प्रॉब्लमेटिक रहती है क्योंकि बाद में उसको ग्रो करने का जो है स्पेस नहीं मिल पाता है. दैट्स व्हाई इट इज प्रॉब्लमेटिक. जैसे कि आप देख रहे हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर जो एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ है, वो नॉर्मल एम्ब्रियो जो इम्प्लांट हुआ है वो कहाँ हुआ है? यूट्रस के अंदर हुआ है. लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में या तो वो इंटरस्टिशियल में एम्ब्रियो जो है इम्प्लांट हुआ है, या फेलोपियन ट्यूब में एम्ब्रियो, या सर्वाइकल के अंदर जाके एम्ब्रियो इम्प्लांट हो रहा है, नॉट इन यूट्रस. यूट्रस के अलावा और कहीं जाके एम्ब्रियो इम्प्लांट हो रहा है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि प्रॉब्लमेटिक रहती है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? तो मोस्ट एक्सपर्ट define infertility is not being able to get pregnant after at least 1 year of the trying. Women who are able to get pregnant but then have repeat miscarriage are also said to be infertile. यानी कि जिनके अंदर प्रेग्नेंट कंडीशन नहीं आ पाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? इनफर्टिलिटी कहेंगे. और अगर प्रेग्नेंट हो भी रहे और फीमेल मिसकैरेज हो रही है तो उसको भी इनफर्टाइल कंडीशन के अंदर लिया जाएगा. Pregnancy as a result of complex chain of event. In order to get pregnant, a woman must release the egg. क्यों pregnant होने के लिए क्या क्या जो एसेंशियल कंडीशंस है? एक तो ओव्यूलेशन होना जरूरी है, उसके बाद में एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब में आना जरूरी है, उसके बाद में यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो आना जरूरी है, स्पर्म जो है वो फेलोपियन ट्यूब में जाके फर्टिलाइज करना जरूरी है, उसके बाद में एम्ब्रियो का इम्प्लांट होना जरूरी है. सो दीज आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर establishment of what a pregnancy. That's why if any of these factor lacking in a woman, then woman consider as infertile. Okay, next ले रहे हैं infertility may also refer to state of woman who is
अनएबल टू कैरी अ प्रेगनेंसी इन फुल टर्म, यानी जिनके अंदर प्रेगनेंसी नहीं हो सकती वुमेन को, उसको इनफर्टाइल कहेंगे। फैक्टर दैट कॉजेज मेल एज वेल एज फीमेल इनफर्टिलिटी, मेल को भी इनफर्टाइल कहेंगे किस तरीके से कि उसके स्पर्म काउंट कम है तो उनको भी इनफर्टाइल कहेंगे। और कौन कौन से फैक्टर्स है जो मेल और फीमेल को इनफर्टाइल बनाते हैं? तो फर्स्ट फैक्टर जेनेटिक फैक्टर ले लेते हैं। जेनेटिक फैक्टर में और रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन इज आइदर पार्टनर में कॉज रिकरेंट स्पॉन्टेनियस रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन, अगर उनके क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन होता है, सेगमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स जो है वो ट्रांसलोकेट हो रहे हैं तो वो एक रीजन बनता है उनके अंदर इनफर्टिलिटी का। जेनेटिक फैक्टर के अंदर डायबिटीज मेलिटस हो सकता है, थायराइड हो सकता है, एडिनल डिजीज हो सकती है, वो इनफर्टिलिटी का कारण बनती है। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी फैक्टर, हाइपर प्रोलैक्टीनिया एंड हाइपर पिट्यूटरिज्म, ये जो है अगर हाइपोपिट्यूटरिज्म पिट्यूटरी के हार्मोन कम सीक्रेट होते तो वो एक इनफर्टिलिटी का रीजन बनता है। द प्रेजेंस ऑफ एंटी थायराइड एंटीबॉडीज जो होती है वो भी एक कारण है। एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर अगर क्या हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कोई फिजिकल एजेंट है, केमिकल डस्ट है, पेस्टिसाइड्स है, टोबैको स्मोकर्स जो होते हैं वो भी एक ये एनवायरमेंटल फैक्टर इनफर्टिलिटी का रीजन बनता है। और सम कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल इज ओव्यूलेशन प्रॉब्लम है या ट्यूब्यूल ब्लॉकेज है, वो भी इनफर्टिलिटी का रीजन होते हैं। तो ये दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ रीजन, जेनेटिक, एनवायरमेंटल, ओके एंड हार्मोनल, तो ये रीजन होते हैं इनफर्टिलिटी होने के। ओके और मेल और फीमेल में क्या क्या रीजन के कारण इनफर्टिलिटी रहती है? तो देखिए ओलिगोस्पर्मिया, यानी मेल में अगर स्पर्म काउंट कम है तो मेल इनफर्टाइल होगा, दैट मेल अनेबल टू involved in the maintaining the pregnancy because the sperm count is less, that's why there is a failure of fertilization in the female fallopian tube, so ultimately it not leads to the establishment of pregnancy. एजोस्पर्मिया, स्पर्म का अपसेट होना, ये टेक्निकल टर्म्स नीट लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखिए। ओलिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट, एजोस्पर्मिया, absence ऑफ स्पर्म, एस्थोजोस्पर्मिया, लो स्पर्म मोटिलिटी, टेरेटोस्पर्मिया, डिफेक्टिव स्पर्म मॉर्फोलॉजी, क्रिप्टोर्चिडिज्म, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन स्कॉटल साइड, ये सारे टर्मिनोलॉजी मेल से रिलेटेड है और ये मेल में होगा तो मेल इनफर्टाइल होगा। फीमेल में इनफर्टिलिटी के रीजन क्या है? एन ओव्यूलेशन, absence ऑफ ओव्यूलेशन, ओलिगो ओव्यूलेशन, डेफिशिएंट ऑफ ओव्यूलेशन, हाइपर प्रोलैक्टीनिया, ओवम रिमेन ट्रैप्ड इनसाइड द फॉलिकल्स, वही ट्रैप्ड रह जाएगा, ये टेक्निकल टर्म ध्यान रखें। हाइपर प्रोलैक्टीनिया, इडियोपैथिक इनफर्टिलिटी, फेलियर ऑफ एब्नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, ट्यूबल इनफर्टिलिटी, डैमेज लाइगेटेड फैलोपियन ट्यूब, तो ये सारे जो रीजन है फीमेल में इनफर्टिलिटी होने के। नेक्स्ट ले लेते हैं कि अब इनफर्टिलिटी को करेक्ट किस तरीके से किया जाए, इनफर्टिलिटी को किस तरीके से करेक्ट किया जाए, तो उस टेक्निक को क्या कहते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स। एआरटी के बहुत सारे टाइप है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंदर जनरली हम सुनते हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, देन उसको जायगोट को जो है वो यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं या फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। जैसे इसके अंदर आईवीएफ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है और इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कह सकते हैं। उसका एक टाइप है जेडआईएफटी और दूसरा टाइप है आईओटी। ओके, तो जेडआईएफटी के अंदर जो एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है वो लेस देन 8 ब्लास्टोमियर्स होता है, लेस देन 8 ब्लास्टोमियर्स होता है। और आईयूटी के अंदर जो एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं वो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स होता है, दैट इज द मेन डिफरेंस। ओके, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। ओके, it also called embryo transfer because only zygote is not transferred, embryo is transferred in either in fallopian tube or in uterus. If less than 8 blastomere transfer in fallopian tube, then it called ZIFT. If more than 8 blastomere transfer in uterus, then it called intrauterine transfer. And it combinedly it's known as what? Test tube baby. Then GIFT, ICSI and artificial insemination, these all are type of what? These are the type of in vivo fertilization. In vivo means
व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। ओके, इसमें इन विवो फर्टिलाइजेशन के टाइप्स हैं कौन कौन से, GIFT, ICSI और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इनको हम वन बाय वन आगे लेंगे। GIFT में जिस फीमेल के अंदर ओवा रिलीज नहीं हो पा रहा है या ओवा में प्रॉब्लम है तो उसके अंदर एक डोनर फीमेल के द्वारा ओवा ट्रांसफर किया जाता है। ICSI के अंदर डायरेक्ट स्पर्म जो है वो ओवा के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में डोनर मेल के द्वारा सीमन को फीमेल के अंदर इंसेमिनेट किया जाता है। तो ये टाइप है इन, क्योंकि इन तीनों में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ हो रहा है, वो फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो फीमेल की बॉडी में हो रहा है। ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है इसके अंदर प्रॉब्लम्स जो होती है वो मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। इनफर्टिलिटी किसके कारण है, किसके कारण चाइल्ड नहीं हो रहा है, वो मेल के कारण भी हो सकता है। अगर दोनों प्रॉब्लम है, मेल में भी प्रॉब्लम है फीमेल में भी प्रॉब्लम है, तो IVF यूज करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यूज करते हैं। अगर केवल फीमेल में प्रॉब्लम है, मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए GIFT यूज करते हैं, क्योंकि फीमेल में प्रॉब्लम है तो डोनर फीमेल के द्वारा एग जो है वो ट्रांसफर किया जाता है और उसके बाद में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर ही होता है। ICSI कब किया जाता है कि एग इज नॉर्मल बट स्पर्म काउंट, मेल में प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट लेस है, तो स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है एग के अंदर। इसमें मेल में कारण प्रॉब्लम होती है तो करते हैं। तो ये दोनों जो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन कब यूज में ली जाती है, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन मेल। तो उसके कारण जो मेल में एजोस्पर्मिया है या ओलिगोस्पर्मिया कंडीशन है तो फिर ये ICSI और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाला प्रोसेस यूज करते हैं। वन बाय वन लेते हैं। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज टर्म दैट डिस्क्राइब सेवरल डिफरेंट मेथड यूज्ड टू हेल्प इन इनफर्टाइल कपल। इनफर्टाइल कपल में किस तरीके से प्रेगनेंसी मेंटेन करवाई जाती है टेक्निक के द्वारा वो बताया गया है। ART इन्वॉल्व इन रिमूविंग एग फ्रॉम द वुमेन बॉडी, मिक्सिंग देम विद स्पर्म इन लैबोरेटरी एंड पुटिंग the embryo back in the woman body. ART produce sometimes involve the use of donor egg, donor sperm or previously frozen embryo. Donor egg are sometimes used to women who cannot produce egg. Okay, also donor egg and donor sperm are sometimes used when the woman and man has a genetic disease. अगर genetic disease है तो donor woman और donor egg और donor sperm को use किया जाता है। तो ये ART के अंदर होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे अभी डिस्कस किया था हमने कि व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। इन विट्रो मीन फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। इट ऑफन यूज्ड व्हेन अ वुमेन फैलोपियन ट्यूब आर ब्लॉक्ड और व्हेन अ मेन प्रोड्यूस टू फ्यू स्पर्म। ये मेन पॉइंट है, ध्यान रहे, इस पॉइंट को आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हेन IVF इज यूज्ड, तो डेफिनेटली द आंसर इज प्रॉब्लम मेल में भी है फीमेल में भी है। मेल में क्या प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट कम है, ओके, और फीमेल में क्या काउंट है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। तो उस कंडीशन में IVF यूज किया जाता है। डॉक्टर ट्रीट द वुमेन विद अ ड्रग दैट कॉज द ओवेरीज टू प्रोड्यूस मल्टीपल एग। वंस मैच्योर द एग आर रिमूव्ड फ्रॉम द वुमेन, दे आर पुट इनटू डिश। जैसे एग को निकाल लिया, एग को पैटल डिश में रख लेंगे, ओके, अलोंग विद स्पर्म, स्पर्म के साथ रखेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट डिवाइड करेगा, पहले 2 सेल बनेगी, 2 से 4 सेल बनेगी, 4 से 8 सेल बनेगी, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आफ्टर 3 to 5 डे हेल्दी एम्ब्रियो अल्टीमेटली ट्रांसफर इनटू वुमेन यूट्रस। अब वो ट्रांसफर कहाँ किया जाता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर हो रहा है। इफ दैट एम्ब्रियो ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब देन इट कॉल्ड ZIFT। less than 8 blastomeal, listen carefully, when the embryo having only 8 blastomeres and it transfer into fallopian tube, then it called ZIFT. ZIFT or tubal embryo transfer is similar to IVF. Fertilization occur in the laboratory. The very young embryo is transferred to the fallopian tube. कितना हो रहा है, with up to the 8 blastome, up to the 8 blastomere जो है वो fallopian tube में ट्रांसफर किया जाता है और इसको ZIFT कहते हैं। ZIFT uses when male and female both are infertile. Second type of in vitro fertilization is intrauterine transfer। यहाँ पे more than 8 blastomeres के एम्ब्रियो को यूटेराइन मतलब यूट्रस में ट्रांसफर करता है। क्लियर हो गया, ट्रांसफर कहाँ, वहां पे पहले वाला जो टाइप था उसमें फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे थे, यहाँ कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, यूटेरस में।
तो इसको आईयूटी कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 8 ब्लास्टोम्यूल डायरेक्ट इसको कहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है, यूट्रस में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। दीज बोथ ZIFT एंड IUT आर टाइप्स ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द सेकंड टाइप इज इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो का मतलब होता है अब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। उसका फर्स्ट टाइप है GIFT। फर्स्ट टाइप क्या है, GIFT। ये कब होगा, इट इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग एग एंड स्पर्म इनटू द वुमेन फैलोपियन ट्यूब। So fertilization occur in the woman body, transfer of an ovum collected from a donor into the fallopian tube of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization. Transfer of an ovum collected from a donor into the fallopian tube of another female who cannot produce. यानी कि GIFT किसके अंदर हो रही है कि फीमेल एग प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो एक डोनर फीमेल के द्वारा एग को कलेक्ट किया जाएगा और उस फीमेल में उसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो और ट्रांसफर कहाँ करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, इसलिए नाम क्या हो गया, गैमिट मीन्स एग, ओवा ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब पे, तो नाम क्या हो गया, GIFT। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस फीमेल में ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है या फिर उस फीमेल में ओवा फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है उसके कारण। सो मेन प्रॉब्लम किसके अंदर है, मेन प्रॉब्लम फीमेल में, और फीमेल में प्रॉब्लम होने के कारण इस टेक्निक को यूज पूछा जाता है। व्हेन अ फीमेल unable to perform a normal ovulation and if there is a blockage in the fallopian tube, then what type of the ART suggested by doctor, then the answer is GIFT। okay, देखो इसमें जैसे दे रखा है कि यह पे GIFT जो है वो यहाँ पे दे रखा है, ओवा जो है कलेक्ट किया जा रहा है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि इसको ओवा एंड स्पर्म मिक्सचर जो है वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया है ताकि वहां फर्टिलाइजेशन हो सके। सेकेंड जो टाइप है इन विवो का वो है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। GIFT में ओवा ट्रांसफर किया था विद द मिक्सचर ऑफ स्पर्म। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन में क्या हो रहा है, दिस टेक्निक इज यूटिलाइज एज अ पार्ट ऑफ मैन विद रेस्पेक्टिवली लो। ये कब होगा, जब मेल में स्पर्म काउंट कम है, द सीमन इज गैदर्ड बाय masturbation and which is then washed and centrifuged to the build the density of sperm. The high thickness sample of the sperm is then infused into the uterus by passing the vagina. The odor of unfriendly cervical bodily fluid are subsequently dispensed with the since the sperm is infused into the uterine cavity or pregnancy are expanded। तो कुल मिला के बात यह है कि जिसमें कपल के अंदर मेल पार्टनर में स्पर्म कम बन रहे हैं, उसके अंदर क्या किया जाएगा, उस मेल पार्टनर की मास्टरबेटेशन के द्वारा स्पर्म को कलेक्ट किया जाएगा और देन उस स्पर्म को ट्रांसफर किया जाएगा कहाँ पे, फीमेल पार्टनर के यूट्रस में। इनफर्टिलिटी, और इसको IUI कहते हैं, IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ट्रांसफर क्या कर रहे हैं, इनसाइड सीमन का, कहाँ कर रहे हैं, यूट्रस में, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ओके, ये कब होता है, जब इनफर्टिलिटी किसके अंदर हो, मेल के अंदर पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल। मेल में इनफर्टिलिटी है, वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, लो स्पर्म काउंट है, तो उसके कारण ये इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन वाला प्रोसेस यूज करते हैं। तीसरा टाइप ले लेते हैं इसका, पहले एक पूरा क्लियर कर लेते हैं सेकंड वाला टाइप ही, इंसेमिनेशन विद हस्बैंड सीमन। अगर हस्बैंड के सीमन को इंसेमिनेट करेंगे, दिस डन इन द इंस्टेंस ऑफ इम्परवियस सर्वाइकल बॉडली फ्लूइड और व्हेन इलनेस और डिफॉर्मेशन ऑफ द सर्विक्स मास इट unimaginable for the sperm to enter the uterus. It is likewise done in the instance of ultimately discharge of impotence. हस्बैंड के सीमन को भी ट्रांसफर किया जा सकता है और वो उसमें प्रॉब्लम है, तो इंसेमिनेशन विद डोनर सीमन, अगर सीमन नहीं बन रहा है, हस्बैंड में प्रॉब्लम है, एंजियोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, तो फिर जाके डोनर स्पर्म को काउंट लिया जा सकता है। एड्स इज नॉर्मली कंप्लीटेड इन द कपल वेयर द मेल experiences azoospermia. AIDS is normally completed in couple where the male experiences azoospermia। मेन तो वही है कि एजोस्पर्मिया का है अगर किसी के अंदर, तो फिर डोनर के द्वारा भी स्पर्म काउंट
किया जा सकता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इंसेमिनेशन सीरीज के द्वारा डायरेक्ट कहाँ किया जाता है, यूट्रस के अंदर किया जाता है। तो ये यूटेराइन इंसेमिनेशन में डोनर के द्वारा और हस्बैंड द्वारा दो भी एप्लीकेबल होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसको यूज करते हैं। थर्ड लेते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसके अंदर डायरेक्ट एग के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। इट इज ऑफन यूज टू द कपल इन विच देयर आर सीरियस प्रॉब्लम विद द स्पर्म। स्पर्म की बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। समटाइम इट आल्सो यूज फॉर ओल्डर कपल, जो ओल्डर कपल है जिनके अंदर प्रेगनेंसी स्टेबलिश नहीं हो रही है, उसमें ICSI वाला प्रोसेस यूज करते हैं। अ सिंगल स्पर्म इज इंजेक्टेड इनटू मैच्योर, डायरेक्ट स्पर्म को एग के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट किया जाएगा ताकि फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो सके। देन एम्ब्रियो इज ट्रांसफर टू द यूट्रस, फिर उस एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जो है ICSI का कंडीशन है और इसको भी इन वीवो फर्टिलाइजेशन में ही लिया जाता है क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं, ड्रॉबैक क्या है ART के। दीज टेक्निक रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसिशन हैंडलिंग, नॉलेजेबल जो है डॉक्टर्स लगते हैं इसमें। ओनली फ्यू सेंटर आर अवेलेबल इन द कंट्री। इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर आर ऑल्सो डिटरेंट द एडॉप्शन ऑफ दिस। हर कोई इसको एडॉप्ट नहीं करता है, थोड़ा सा सोसाइटी में एक अजीब सा सोशल स्टिग्मा महसूस करते हैं कपल्स। तो ये इसकी ड्रॉबैक है, इसकी प्रॉब्लम है। लेकिन जिनके अंदर ये प्रॉब्लम है उनको डेफिनेटली डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट किए हुए टेक्निक्स को अडॉप्ट करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू, गुड डे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। गुड डे टू ऑल।